साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिक्षक वृत्तिक विकास के आयाम कौन कौन से हैं। आखिर शिक्षक वृत्तिक विकास शब्द का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले हम लोग इस पर चलते हैं। देखिए, प्राचीन काल या कहिए बिल्कुल प्रारंभ में शिक्षक का जो कार्य था वो समाज का सेवा करना था, और उस समय शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती थी और शिष्यों की भी संख्या गिने चुने होती थी। और ऐसे में शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता था बहुत ही प्रगाढ़ होता था, और पिता और पुत्र का संबंध होता था। शिक्षक के हाव भाव से, रहन सहन से, बोली विचार से छात्र बहुत कुछ सीखते थे, और शिक्षक का एक बहुत बड़ा सम्मान होता था। कहिए कि अगर राजा के समक्ष शिक्षक पहुंचते थे तो राजा अपना सिंहासन छोड़ करके और शिक्षक को उस पर आरूढ़ किया करते थे, बिठाया करते थे और बिठाकर सम्मान देते थे। धीरे धीरे कालांतर में समय बीतने के बाद शिक्षक का जो कार्य सेवा करने से हट करके ज्ञान देना हो गया, और जब ज्ञान देना हुआ तो यह एक पेशा बन गया। शिक्षक पेशेवर हो गए और अपनी पेशा वृत्ति, पेशा किसको कहते हैं? ऐसा कार्य जिसके बदले में कुछ अर्थ मिले, कुछ मेहनताना मिले, रुपया पैसा के रूप में, उसे ही हम पेशा कहते हैं। अब यहां पर वृत्तिक शब्द है, और यह वृत्तिक शब्द वृत्ति से आया, पेशा से आया। तो शिक्षकों का जो वृत्ति है, शिक्षकों का जो पेशा है, शिक्षकों का जो महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य के विकास के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, किस के द्वारा शिक्षक अपना वृत्तिक विकास कर सकता है, यानी शिक्षण कौशल में वृद्धि कर सकता है, पढ़ाने के, शिक्षा देने के जो कौशल हैं उसमें परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि हर दिन शिक्षा के भी क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, और उस प्रयोग के आधार पर शिक्षण अधिगम की जो विधि है, शिक्षण अधिगम की जो अवधारणा है, उसमें दिन व दिन परिवर्तन होते जा रहा है। और इसी अनुकूल शिक्षक को ढालने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए शिक्षकों का भी वृत्तिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। यानी सीधे और सामान्य शब्द में कहिए तो प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता पड़ती है। और जो ये नए नए खोज किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये नवाचार के अंतर्गत आते हैं कि नया विचार क्या आया, और नए विचार से बच्चों का शिक्षण अधिगम का कार्य संपादन करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो बीपीएससी के द्वारा आपके सिलेबस में समाहित किया गया है कि एक प्रधान शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक का लीडर होने के नाते, एक संस्थान का हेड होने के नाते आपकी क्या जिम्मेवारी होती है, जिसे आप बखूबी निर्वहन करने के लिए तैयार हो जाएं। तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न हो सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है कि किसके अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं
कि शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा योगदान को जितनी भी बातें प्रभावित करती है, उनमें शिक्षक के गुण, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक के गुण, शिक्षक की क्षमता, शिक्षक का चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये किनके अनुसार है? शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1 जो 1983 से 85 के बीच लाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की जो रिपोर्ट 1990 में लाया गया, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे साथी कमेंट करके सूचित कर रहे हैं कि श्रीमान बीपीएससी जिस तरह से 5 विकल्प के माध्यम से प्रश्न पूछती है, उस हिसाब से आप भी विकल्प तैयार करें। मैं उसका भी प्रयास किया हूं। तो आइए, इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा शिक्षा आयोग की जो रिपोर्ट आई थी 1964-66 में, उसके अनुसार यह कहा गया था उस रिपोर्ट में कि इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा योगदान को जितनी भी बातें प्रभावित करती है, उनमें शिक्षक के गुण, शिक्षक की क्षमता और शिक्षक का चरित्र, कैरेक्टर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये बातें शिक्षा आयोग के रिपोर्ट में कही गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित बात कही गई थी। जब शिक्षक में शिक्षक का गुण होगा, पढ़ाने की क्षमता होगी, खुद पढ़ने की क्षमता होगी और शिक्षक का जो चरित्र होगा वो अनुकरणीय होगा, तभी आप शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की योगदान की बात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने रेखांकित किया? देखिए, दूसरा प्रश्न है कि किसने रेखांकित किया कि शिक्षक का दर्जा एक जटिल वैज्ञानिक संकल्पना है। शिक्षक कोई मामूली इंसान नहीं होता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक समाज निर्माता है, शिक्षक सभ्यता और संस्कृति का कहिए तो पालन करता है। तो किसने रेखांकित किया कि शिक्षक का दर्जा एक जटिल वैज्ञानिक संकल्पना है और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। ये किसने रेखांकित किया? राष्ट्रीय शिक्षक आयोग फर्स्ट जो 1983-85 की रिपोर्ट में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा रिपोर्ट जो 1990 में आई थी, या फिर शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट, या उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ए नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षक आयोग फर्स्ट जो 1983-85 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया था, इस बात पर इंगित किया गया था, इस बात की ओर इशारा किया गया था कि शिक्षक का दर्जा एक जटिल वैज्ञानिक संकल्पना है और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। आगे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा रिपोर्ट 1990
ने निम्न में से किस बात पर जोर दिया? है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा रिपोर्ट 1990 में आई थी और इस रिपोर्ट के में किस बात पर बल दिया गया, किस बात पर जोर दिया गया? तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, या फिर है कि शिक्षकों को राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहभागी के रूप में जटिल कार्य करना होगा। क्या कहा जा रहा है? जटिल कार्य, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की बात हो, राष्ट्र निर्माण का कार्य करना होगा, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा रिपोर्ट जो 1990 में आई थी, उसमें सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, इस बात पर जोर दिया गया था। शिक्षकों को राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहभागी के रूप में जटिल कार्य करना होगा, इस बात पर भी जोर दिया गया। यानी आंसर जो हो आपका ए नंबर और बी नंबर दोनों सही है, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, यानी आंसर होगा सी नंबर। क्या आंसर होगा? सी नंबर। आगे है कि पहले शिक्षक को ज्ञानदाता माना जाता था, और उससे भी अगर पूर्व की बात करें तो शिक्षक का जो कार्य था वो समाज को का सेवा करना था। तो यहां पर जो बात हो रही है कि पहले शिक्षक को ज्ञानदाता माना जाता था, वहीं आज शिक्षक की भूमिका निम्न में से किन की हो गई है? सुगमकर्ता, प्रबंधक, सहयोगी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा वो होगा सुगमकर्ता। यानी पहले जो हम लोगों का एक शिक्षक समाज का काम था ज्ञान देना, यानी ज्ञानदाता थे, अब क्या हो गए? सुगमकर्ता। यानी हम सरल करने वाला जो काम है, एक कि हम इस तरह का माहौल बनावें ताकि बच्चे आसानी से क्या करें? शिक्षण अधिगम कर सके, सीख सके। आगे है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। तो शिक्षक वृत्तिक विकास को एक चिंतनशील प्रतिमान के रूप में स्वीकारा जा रहा है। शिक्षक वृत्तिक प्रक्रिया में शिक्षक अपने कार्यों को निरंतर विश्लेषित करता रहता है। शिक्षक वृत्तिक प्रक्रिया से स्वदृष्टिकोण को वास्तविक रूप से विकसित कर सकता है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षक वृत्तिक विकास से रिलेटेड जो मुख्य रूप से हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि शिक्षक वृत्तिक विकास को एक चिंतनशील प्रतिमान के रूप में स्वीकारा जा रहा है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। शिक्षक वृत्तिक प्रक्रिया में शिक्षक अपने कार्यों को निरंतर विश्लेषित करता रहता है। यह भी सत्य कथन है। शिक्षक वृत्तिक प्रक्रिया से स्वदृष्टिकोण को वास्तविक रूप से विकसित कर सकता है। यह भी सही है। यानी जो सही विकल्प होगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सत्य कथन है, इसलिए सही जवाब देना है विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराकर ज्ञान सृजन का माहौल तैयार करना निम्न में से किनका प्रमुख दायित्व है?
परिवार, समाज, शिक्षक, विद्यालय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा शिक्षक। शिक्षक का एक प्रमुख दायित्व है, शिक्षक का एक प्रमुख कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? तो बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराकर ज्ञान सृजन का माहौल तैयार करना। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले प्रश्न में कि शिक्षक पहले ज्ञानदाता कहलाते थे, अब शिक्षक सुगमकर्ता हैं। और सुगमकर्ता का क्या काम है? ऐसा वातावरण बनाना, ऐसा माहौल तैयार करना कि बच्चे अपने आप खुद अपने अनुभव से सीख सकें, कार्य करके सीख सकें, है ना, देख करके सीख सकें, सुन करके सीख सकें, पूरे आजादी के साथ खुशनुमा माहौल में। तो शिक्षक का एक प्रमुख दायित्व है बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराकर ज्ञान सृजन का माहौल तैयार करना। आगे है शिक्षक को अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि शिक्षक को अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। हम एक शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हमारा दायित्व क्या है और दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर क्या विशिष्टताएं होनी चाहिए, इसका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। तो पहला विकल्प है कि शिक्षकों में आवश्यक विषय वस्तु का ज्ञान, कक्ष प्रबंधन की तकनीक, सकारात्मक अभिवृत्ति, मूल्यांकन तकनीकी की जानकारी या फिर इनमें से सभी। तो देखिए सही आंसर जो इसका होगा वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि एक शिक्षक को अपने दायित्व निर्वहन करने के लिए क्या आवश्यक है कि सबसे पहला कि शिक्षकों में आवश्यक विषय वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। हम शिक्षक हैं, हम बच्चों के बीच जाते हैं, हम वर्ग कक्ष में जाते हैं, तो सबसे पहला ये हमारे अंदर गुण होना चाहिए कि संबंधित विषय वस्तु का विशद ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए, तभी हम अपने बच्चे को संतुष्ट कर पाएंगे। दूसरा है कि कक्ष प्रबंधन की तकनीक। विषय वस्तु का तो ज्ञान बहुत है, खूब ज्ञाता हैं, लेकिन कक्ष प्रबंधन की तकनीक अगर नहीं है, कैसे बच्चा क्लास में शांति से काम करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, सहयोगात्मक यानी एक दूसरे का सहयोग करके किस तरह से काम करेंगे, इसका तकनीक, इस टेक्निक की भी जानकारी एक शिक्षक को होना जरूरी है। सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं इसका फलाफल हमेशा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। नकारात्मकता को लेकर के शिक्षण अधिगम का कार्य तो क्या, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आगे है कि मूल्यांकन तकनीकी की जानकारी। हम मूल्यांकन, चूंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका फीडबैक लेना, उसका मूल्यांकन करना, बच्चों के साथ साथ अपने आप का भी मूल्यांकन करना कि हमने जो भी दिया या जो भी शिक्षण कौशल का प्रयोग किया वह कहां तक सफल है, और वह सफलता बच्चों के सीखने का जो स्तर है उसी से हमारा भी आकलन होगा, हमारा भी असेसमेंट होगा, हमारा भी मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन तकनीकी की जानकारी भी शिक्षकों के दायित्व निर्वहन के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि किन कारणों से शिक्षकों के वृत्तिक विकास में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की काफी अहम भूमिका होती है। अगर इस प्रश्न को सीधा सीधी कर दिए एकदम सामान्य वाक्य, सामान्य अर्थ में, सामान्य भाषा में, तो यह कह सकते हैं कि शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम शिक्षक हैं और हमारा प्रशिक्षण होते रहना चाहिए, नहीं होते रहना चाहिए, और होता है तो इसके क्या फायदे हैं। तो इससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो पहला विकल्प है नवीन सूचनाओं की संप्राप्ति, अभिवृत्ति में बदलाव, शिक्षण कौशलों का विकास, या फिर उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही जो आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। कारण शिक्षकों के वृत्तिक विकास में शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चलता है, उस ट्रेनिंग से, उस प्रशिक्षण से हमें क्या एक शिक्षक को प्राप्ति होती है? नवीन सूचनाओं की संप्राप्ति होती है या प्राप्ति होती है कि नया सूचना क्या है उसको, उससे हम लोग अवगत होते हैं। अभिवृत्ति में बदलाव, जो हमारे अंदर पुराने परंपरा के आधार पर जो शिक्षण अधिगम कार्य करने की जो शैली है, जो शिक्षण कौशल है, उसमें भी बदलाव आता है। नित नए नए तरीकों का खोज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, और उससे हम अवगत कब होते हैं? प्रशिक्षण के माध्यम से होते हैं। आगे है शिक्षण कौशलों का विकास। तरीका पहले था शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सारा सिलेबस पढ़ा दीजिए। शिक्षक कथा कहते थे, बच्चे सुनते थे, बच्चे रट करके सुना देते थे, शिक्षक भी खुश, अभिभावक भी खुश, नंबर भी पूरा आ गया, गार्जियन जो है रिपोर्ट कार्ड देखते थे, पूरा खुश। लेकिन अभी क्या है वर्तमान में कि बच्चा को केंद्रित रख करके शिक्षा देना है, और गतिविधि के माध्यम से, परियोजना कार्य के माध्यम से बच्चे को खुद से अपने अनुभव के आधार पर करके सीखने का अवसर देने की बात कही जाती है। तो शिक्षण कौशलों का भी विकास होता है। कहने का मतलब हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। उसी से रिलेटेड देखिए फिर ये प्रश्न है कि प्रशिक्षण से क्या लाभ शिक्षक को होता है। शिक्षा के क्षेत्र के सभी बदलावों से अवगत होते हुए तदनुरूप स्वयं में आवश्यक दक्षता संवर्धन एवं विकास का कार्य करते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षक में अपने कार्य संचालन की एक विशेष दृष्टि उत्पन्न होती है। प्रशिक्षण में मिलकर शैक्षणिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। या फिर है प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षकों में योग्यता, क्षमता और प्रतिबद्धता को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। कारण प्रशिक्षण से क्या लाभ है? तो शिक्षा के क्षेत्र के सभी बदलावों से अवगत होते हुए तदनुरूप स्वयं में आवश्यक दक्षता संवर्धन एवं विकास का कार्य इससे करते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षक में अपने कार्य संचालन की एक विशेष दृष्टि उत्पन्न होती है। प्रशिक्षण में मिलकर शैक्षणिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। सारे साथी मिलकर के प्रशिक्षण में क्या करते हैं? कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, चर्चा होती है, और उससे जो निकल करके सामने आता है ना, उसी पर फिर हम लोग आगे कार्य करते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षकों में योग्यता, क्षमता, प्रतिबद्धता को विकसित करने का
प्रयास किया जाता है। कुल मिलाकर के कहिए तो प्रशिक्षण से क्या होता है, धार जो है वो आ जाता है, तेज आ जाता है ना। जो धूल गर्दा बैठ जाता है उसको वहां पर साफ करके और एक फिर नया धार दे करके भेज दिया जाता है और हम लोग नए तरीके से बिल्कुल तरोताजा होकर के नए शिक्षण कौशल के साथ बच्चों को शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों में शैक्षणिक बुद्धिमत्ता, अगला जो प्रश्न है कि शिक्षकों में शैक्षणिक बुद्धिमत्ता के विकास के लिए निम्न में से कौन सा कौशल का होना आवश्यक है। पहला विकल्प है कि स्वतंत्र रूप से पढ़ने का कौशल तथा परस्पर संबंध स्थापना का कौशल, मानवीय संबंधों के विकास का कौशल एवं चिंतन मनन कौशल, प्रयोग करने एवं नित नए विषयों जिसको नवाचार कहते हैं वो प्रस्तुत करने का कौशल, प्रभावशाली एवं आनंददायी शिक्षण का कौशल, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। कैसे? तो शिक्षकों में शैक्षणिक बुद्धिमत्ता के विकास के लिए क्या क्या करना है, कौन सा कौशल उसमें होना आवश्यक है। तो स्वतंत्र रूप से पढ़ने का कौशल होना चाहिए तथा परस्पर संबंध स्थापना करने का कौशल होना चाहिए, मानवीय संबंधों के विकास का कौशल होना चाहिए और चिंतन मनन कौशल होना चाहिए, प्रयोग करने एवं नित नए विषयों यानी नवाचार को प्रस्तुत करने का कौशल भी होना चाहिए। प्रभावशाली एवं आनंददायी शिक्षण किस प्रकार से दिया जाए ऐसे कौशल भी होने चाहिए। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक वृत्तिक विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्वरूप निम्न में से कौन सा है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों। क्योंकि हम सभी साथी इस चीज को जानते हैं कि शिक्षक वृत्तिक विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो दो स्वरूप होता है। एक सेवा पूर्व प्रशिक्षण जो हम लोग प्रशिक्षित होकर के आते हैं, ट्रेनिंग पूरा करके आते हैं कि किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, क्या क्या शिक्षण कौशल होता है और एक शिक्षक का क्या दायित्व है, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है, एक शिक्षक का क्या कार्य है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही प्रशिक्षण सेवा पूर्व प्रशिक्षण जो 2 वर्षीय प्रशिक्षण डीएलएड या फिर और बीएड जो करते हैं हम लोग, बीएड की डिग्री या डीएलएड की डिग्री जो ग्रहण करते हैं, उसमें शिक्षक वृत्तिक विकास के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण जो होता है। और अब तो एक मानदंड भी तय कर दिया गया है कि अनट्रेंड शिक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। और दूसरा है कि बीच बीच में जो सेवाकालीन प्रशिक्षण दी जाती है, सब सेवा में हम लोग रहते हैं तो उस दौरान भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और उससे रिलेटेड भी आगे बात करेंगे कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कौन कौन है और कितने दिनों का होता है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है, उस पर भी बात होगी अभी। तो यहां पर क्या माने हम लोग सीख रहे हैं कि शिक्षक वृत्तिक विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का 2 स्वरूप है, एक सेवा पूर्व प्रशिक्षण और दूसरा सेवाकालीन प्रशिक्षण। आइए आगे देखते हैं कि निम्न में से किस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को मनोविज्ञान, शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्ग कक्ष एवं विद्यालय प्रबंधन
एवं विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों की विषय वस्तु तथा वर्ग कक्ष विनियमन की तकनीक सिखाई जाती है। कौन से प्रशिक्षण में? सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, जो हम लोग नौकरी में आने से पहले जो हम लोग प्रशिक्षण लेते हैं और उसी के माध्यम से ये सारी चीजें हमारे अंदर समाहित होती है। क्या है ना? सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण से या प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को मनोविज्ञान, शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्ग कक्ष एवं विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों की विषय वस्तु तथा वर्ग कक्ष विनियमन की तकनीक सिखाई जाती है कि किस प्रकार से, पहले तो क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, वर्ग कक्ष में कौन सा तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे प्रभावी तरीके से अधिगम का कार्य करवाया जा सकता है। इन सारी बातों की जानकारी सेवा पूर्व जो अध्यापक प्रशिक्षण है उसके माध्यम से सीखा जाता है, जानकारी ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेवारत शिक्षकों की कार्य क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि करने हेतु निर्मित किया जाने वाला प्रशिक्षण निम्न में से कौन सा है? सेवारत शिक्षक, सेवा काल, जो सेवा में हैं, नौकरी में हैं, उनके लिए कौन सा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि शिक्षकों की कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि हो सके? सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, आवृत्ति प्रशिक्षण या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब एक से अधिक में कौन कौन है? सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण, ये तो पहले ले लेते हैं, सेवारत की तो बात है नहीं। तो सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण और आवृत्ति प्रशिक्षण, ये दो प्रशिक्षण इसमें है जो सेवारत शिक्षकों की कार्य क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि करने के लिए व्यवस्था की जाती है। ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था किस लिए की जाती है? तो शिक्षकों की कार्य क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्न में से किसमें अध्यापक शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया है? क्या है कि अध्यापक शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया है। वो कौन सा है? एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया है। चलिए आगे है कि वर्तमान समय में प्रारंभिक स्तर तक के शिक्षकों के लिए कौन सा सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान है? 10 दिवसीय यानी 10 दिनों का, 15 दिवसीय 15 दिनों का, 20 दिवसीय 20 दिनों का, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 20 दिवसीय, है ना? क्या है? 20 दिवसीय। और ये जो आंकड़ा हम
आपके समक्ष रख रहे हैं ये बिल्कुल करेंट जो एससीईआरटी कह रहा है, जो एनसीईआरटी कह रहा है और जो एनसीईआरटी का बुक जो सर्वमान्य है, हम उसके आधार पर ही आपके बीच आंसर को ला रहे हैं, प्रश्न को ला रहे हैं। तो क्या है प्रश्न कि वर्तमान समय में प्रारंभिक स्तर तक के शिक्षकों के लिए 20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान है। आगे है कि निम्न में से किसके स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण इन परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षकों को स्वयं को ढालने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण चाहिए। आखिर हम लोग प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड होके आए हैं, फिर भी ट्रेनिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण इन परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षकों को स्वयं को ढालने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण चाहिए। कि पाठ्यचर्या में क्या बदलाव आया, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव आया, पाठ्यपुस्तक में क्या बदलाव आया, और इसके हिसाब से शिक्षक को अपने आप को ढालने के लिए, तैयार करने के लिए शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं कि एक वर्ष में लगभग कितने दिनों का आवृत्ति प्रशिक्षण सेवाकालीन शिक्षकों के लिए निर्धारित है, जिसके अंतर्गत उन्हें नवाचारों से अवगत कराया जाता है। नए नए जो नित्य खोज हो रहे हैं, नित्य प्रयोग हो रहे हैं, नए तकनीक का, नए शिक्षण कौशल का, उसको ग्रहण करने हेतु शिक्षकों के लिए यानी नवाचारों से अवगत होने के लिए एक वर्ष में लगभग कितने दिनों का आवृत्ति प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है? 20 दिन, 30 दिन या 15 दिन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो सही आंसर होगा 20 दिन। और ये एक वर्ष की बात हो रही है, एक शैक्षणिक वर्ष या कहिए एक वर्ष में कुल 20 दिनों का प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि शिक्षकों में शिक्षक नवाचारों से अवगत हो सकें। चलिए आगे है कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में ज्ञान के अद्यतनीकरण हेतु क्या किया जाता है? स्वाध्याय पर बल तथा साथी अधिगम, सामुदायिक अंतःक्रिया, आवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता एवं निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों का उपयोग, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में ज्ञान के अद्यतनीकरण के लिए क्या किया जाता है? तो स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। एक शिक्षक को बिना तैयार हुए, बिना पढ़े, बिना रिवीजन किए बच्चों के बीच नहीं जाना चाहिए। दूसरा है साथी अधिगम, जो कि हम अपने साथियों से प्रशिक्षण कक्ष में, प्रशिक्षण हॉल में जाकर के सीखते हैं। कुछ वहां क्या होता है प्रशिक्षण में, कुछ आप अनुभव दिए, कुछ आपके साथी दिए। सामुदायिक अंतःक्रिया आगे है कि यह भी सही है। आवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता एवं निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों का उपयोग ये भी करना होता है।
इसलिए सही जो आंसर होगा वो उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को किस प्रकार का नेतृत्व करना चाहिए? शिक्षक को किस प्रकार का नेतृत्व करना चाहिए? सहयोगात्मक नेतृत्व, वितरित नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, रूपांतरित नेतृत्व या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो सही आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। शिक्षकों को सहयोगात्मक नेतृत्व करना चाहिए, वितरित नेतृत्व करना चाहिए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व करना चाहिए, रूपांतरित नेतृत्व करना चाहिए। सहयोगात्मक नेतृत्व में क्या होता है कि हम सारे साथी जो भी विद्यालय के स्टाफ हैं, सबके सहयोग से जो नेतृत्व किया जाता है, सबों की भागीदारी होती है, सबों की सहमति होती है। अगला है वितरित नेतृत्व। कुछ कुछ जिम्मेवारी को क्या करते हैं, बांट देते हैं। ये काम आप करिए, ये इस काम को आप देखिए, ये काम का जिम्मा आपको दिया गया है, ये काम का जिम्मा इनको दिया गया है। इस तरह का जो होता है नेतृत्व, उसको वितरित नेतृत्व कहते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, इसमें क्या होता है, सबों की सुनिए, सबों की भागीदारी ये कीजिए और सबके सहयोग से चलिए। और इस तरह का जो नेतृत्व, और इस पर बात अभी करेंगे। फिर इस रूपांतरित नेतृत्व, बदल करके उसका जो है रूप में परिवर्तन करके जो नेतृत्व किया जाता है ना। इसलिए सही आंसर इसमें होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं कि सहयोगात्मक नेतृत्व की जो धारणा है वो किन दो आवश्यक विचारों पर आधारित है? कार्यदल, आम सहमति, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सहयोगात्मक नेतृत्व की जो धारणा होती है वो दो विचार जो इसका है, वो एक कार्यदल है, एक आम सहमति है। यानी इन दोनों पर विचारों पर आधारित होती है। इसलिए सही आंसर होगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय के भीतर कार्यों की जवाबदेही कई सारे लोगों के बीच में निम्न में से किस नेतृत्व के द्वारा बंटी हुई होती है? क्या है कि विद्यालय के भीतर कार्यों की जवाबदेही कई सारे लोगों के बीच में निम्न में से किस नेतृत्व के द्वारा बंटी होती है? सहयोगात्मक नेतृत्व, वितरित नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा वितरित नेतृत्व। कारण यहां देखिए हम बटी हुई है, बंटना यानी वितरित होना, है ना। विद्यालय के भीतर कार्यों की जवाबदेही कई सारे लोगों के बीच में क्या होता है, बटी हुई होती है, तो वितरित होती है। इसलिए वितरित नेतृत्व होगा। जहां देखेंगे बटी हुई, वितरित नेतृत्व। याद रखने का भी तरीका है। आगे बढ़ते हैं। कि निम्न में से किस नेतृत्व के लिए सुनना, समझना, बातचीत करना, बोलना, तर्क और मतभेदों को एक अच्छे कार्य हेतु सह निर्भरता से सुलझाने की आवश्यकता होती है? कौन सा नेतृत्व है जहां की आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लोगों को बातचीत भी करते हैं, बोलने का मौका देते हैं, तर्क भी करते हैं, मतभेदों को भी दूर करते हैं? कौन सा है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, रूपांतरित नेतृत्व, सहयोगात्मक नेतृत्व, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व या लोकतांत्रिक नेतृत्व। और इसमें क्या होता है, सुनना, समझना, बातचीत करना, बोलना,
तर्क और मतभेदों को एक अच्छे कार्य हेतु सह निर्भरता से सुलझाने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन नेतृत्व उन नए उद्देश्यों को पहचानने से संबंधित है जो प्रचलित कार्यशैली में परिवर्तन लाए, दूसरों को विश्वास दिलाए कि वे जितना सोचते हैं उससे अधिक पा सकते हैं, है ना। रूपांतरित नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सहयोगात्मक नेतृत्व, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रूपांतरित नेतृत्व। कारण क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन नेतृत्व उन नए उद्देश्यों को पहचानने से संबंधित है जो प्रचलित कार्यशैली में परिवर्तन लाए और दूसरों को विश्वास दिलाए कि वे जितना सोचते हैं उससे अधिक पा सकते हैं। परिवर्तन की बात हो रही है, रूपांतरण की बात हो रही है। परिवर्तन मीन्स रूपांतरण, है ना। तो इसको कोरिलेट करके सही आंसर हम लोग क्या देंगे, रूपांतरित नेतृत्व में इस तरह की व्यवस्थाएं होती है। अध्यापक निम्न में से किसके माध्यम से अपनी वृत्तिक अस्मिता को गढ़ते हैं। अस्मिता का मतलब क्या होता है, गौरव, आत्मसम्मान। और गौरव, शिक्षक का गौरव, शिक्षक का आत्मसम्मान को जो गढ़ते हैं वो किसके द्वारा, सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच के द्वारा, आत्मविश्वास एवं आत्मसंतुष्टि के द्वारा, विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण तथा भावनात्मक लगाव के द्वारा, या फिर उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। क्योंकि अध्यापक अपनी जो वृत्तिक अस्मिता, अपना जो वृत्तिक गौरव है, आत्मसम्मान है, जिसके लिए हम शिक्षक काम करते हैं, वैसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं जिससे क्या होता है, हमारी अस्मिता पर ठेस पहुंचे, हमारा गौरव पर ठेस पहुंचे, हमारा आत्मसम्मान पर को ठेस पहुंचे। ऐसा हम कोई कार्य नहीं करते हैं। हम वैसा ही कार्य करते हैं जिससे हमारा सम्मान, जिससे हमारा गौरव, समाज जिसको स्वीकार करता है, जो समाज की स्वीकार्यता होती है, हम शिक्षक उसी प्रकार का काम करते हैं। तो यहां पर क्या आंसर होगा, उपर्युक्त सभी, यानी सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच दोनों। आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि, विद्यार्थियों के प्रति जो दृष्टिकोण तथा भावनात्मक लगाव होना चाहिए, इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अध्यापक अपनी जो वृत्तिक अस्मिता है उसको गढ़ने का काम करते हैं। आगे है कि अध्यापक बनने का क्या अर्थ है। अध्यापक बनने का अर्थ क्या है, अस्मिता को बदलना, अपने व्यक्तिगत समझ और आदर्शों को संस्थागत वास्तविकता के साथ सामंजित कर लेना, यह निर्णय लेना कि अपने शिक्षण कार्य में स्वयं को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, या उपर्युक्त में से सभी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपर्युक्त में से सभी होगा। कारण कि अध्यापक बनने का अर्थ है अस्मिता को बदलना, गौरव को बदलना, आत्मसम्मान को बदलना। शिक्षक बनने से पहले का आत्मसम्मान और शिक्षक बनने के बाद का जो गौरव है, आत्मसम्मान है, दोनों में काफी फर्क होता है। अपने व्यक्तिगत समझ और आदर्शों को क्या करना है, संस्थागत वास्तविकता के साथ सामंजित कर लेना है। जैसे विभाग का आदेश होगा, जैसे उस संस्थान का आदेश होगा, उसके हिसाब से अपने आप को भी सामंजित कर लेना है। यह निर्णय लेना कि अपने शिक्षण कार्य में स्वयं को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, यानी कि आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। अस्मिता के निर्माण में भावनाओं की अहम भूमिका होती है। आत्मसम्मान के निर्माण में, गौरव के निर्माण में क्या होता है? भावनाओं की जो भूमिका होती है वो अहम होती है। अध्यापक जिन वृहत सांस्कृतिक, नीतिगत और सामाजिक संरचना में रहता और अपना काम करता है, उनके भावनात्मक संदर्भ तथा जीवन के व्यक्तिक एवं वृत्तिक तत्वों, अनुभवों, विश्वासों एवं कार्यों के अंतर संबंध होता है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ए नंबर जो है, अस्मिता के निर्माण में भावनाओं की अहम भूमिका होती है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। बी नंबर जो है, अध्यापक जिन वृहत सांस्कृतिक, नीतिगत और सामाजिक संरचना में रहता है और अपना काम करता है, उनके भावनात्मक संदर्भ तथा जीवन के व्यक्तिक एवं वृत्तिक तत्वों, अनुभवों, विश्वासों एवं कार्यों के अंतर संबंध होता है। ये दोनों सही है, इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो विकल्प है वो आंसर आपको करना है और यही आंसर सही है। आगे है कि सृजनवादी विकासात्मक सिद्धांत, सृजनवादी विकासात्मक सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवधारणा महत्वपूर्ण होती है? एक ये सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है सृजनवादी विकासात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सा है? यंत्रीकृत ज्ञाता, सामाजिकृत ज्ञाता, स्वरचित ज्ञाता, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपर्युक्त में से एक से अधिक। कारण इसका जो महत्वपूर्ण अवधारणा ये तीनों है, यंत्रीकृत ज्ञाता, सामाजिकृत ज्ञाता और स्वरचित ज्ञाता, इसलिए ये आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके रूप में एक अध्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों को अपने से दूर मूर्त अवस्था में देखता है? यंत्रीकृत ज्ञाता, स्वरचित ज्ञाता, सामाजिकृत ज्ञाता, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यंत्रीकृत ज्ञाता। कारण यंत्रीकृत ज्ञाता में क्या होता है कि एक अध्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों को अपने से दूर, याद रखेंगे, अपने से दूर मूर्त अवस्था में देखता है। आगे है कि किस अवस्था में अध्यापक अपने संदर्भ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के अनुरूप ही अपनी अस्मिता को बनाने की कोशिश करते हैं? सामाजिकृत ज्ञाता, यंत्रीकृत ज्ञाता, स्वरचित ज्ञाता, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिकृत ज्ञाता। क्योंकि सामाजिकृत ज्ञाता अवस्था में अध्यापक अपने संदर्भ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के अनुरूप ही अपनी अस्मिता को बनाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं किस अवस्था को केगन और केगन महोदय ने ही ये क्या किया था? विकासात्मक सिद्धांत दिया था। अध्यापक विकासात्मक सिद्धांत जिस पर अभी बात कर रहे थे, जिसकी अवधारणा कौन कौन था? सामाजिकृत ज्ञाता अवस्था, यंत्रीकृत ज्ञाता अवस्था और स्वरचित ज्ञाता अवस्था। तो यहां पर क्या कह रहा है कि किस अवस्था को केगन ने
अंतर्वैयक्तिक संतुलन कहा है। सामाजिकृत ज्ञाता को, सामाजिक यंत्रीकृत अवस्था ज्ञातावस्था को, या फिर स्वरचित ज्ञातावस्था को, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो सामाजिकृत ज्ञाता अवस्था को केगन महोदय ने अंतर्वैयक्तिक संतुलन कहा है ना। इसलिए सही आंसर होगा ए नंबर विकल्प, सामाजिकृत ज्ञाता। आगे है कि किस अवस्था में स्व का निर्माण बाह्य कारकों के स्थान पर आंतरिक चिंतन के आधार पर होता है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के प्रति अध्यापक के पास अपना परिप्रेक्ष्य एवं दर्शन होता है। स्वरचित ज्ञाता, सामाजिकृत ज्ञाता, यंत्रीकृत ज्ञाता, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए सही आंसर होगा स्वरचित ज्ञाता। कैसे? स्वरचित ज्ञाता क्या कर रहा है? किस अवस्था में स्व का निर्माण? तो स्व का निर्माण स्वरचित, याद रखने का ट्रिक है कि स्व का निर्माण बाह्य कारकों के स्थान पर आंतरिक चिंतन के आधार पर होता है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के प्रति अध्यापक के पास अपना परिप्रेक्ष्य एवं दर्शन होता है। तो सही आंसर होगा स्वरचित ज्ञाता। आगे बढ़ते हैं। क्या है? तो निम्न में से कौन शिक्षकों को अलग अलग विषय क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, खेल या निम्न वर्ग के बच्चों के अध्ययन अध्यापन के पेशेवर दक्षता के विकास के लिए दी जाती है? सतत पेशेवर विकास, आवृत्ति प्रशिक्षण, उपर्युक्त में से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सतत पेशेवर विकास। क्योंकि सतत पेशेवर विकास शिक्षकों को अलग अलग विषय क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, खेल या निम्न वर्ग के बच्चों के अध्ययन अध्यापन में पेशेवर, देखिए यहां इसको हम घेर दिए थे, दक्षता के विकास के लिए दी जाती है। पेशेवर यहां भी है, सतत पेशेवर विकास। यहां पेशेवर है, यहां भी पेशेवर है, इसलिए सही आंसर होगा सतत पेशेवर विकास। याद रखने का ट्रिक भी जहां पर लागू हो रहा है, सभी प्रश्नों में तो नहीं हो सकता है, लेकिन जहां होता है हम वहां भी आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आज का ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट से हम ऊर्जान्वित होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।